हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान धारा। क्रक्स एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोविड एजुकेशन के लिए न्यू अप्रोच किस प्रकार से अपनाई जाए ताकि जो छात्र स्टूडेंट्स अभी इस दौरान प्रभावित हुए हैं उनकी भरपाई कैसे की जा सके और भविष्य में यदि इस तरीके की कोई दिक्कत आती है तो छात्रों की जो शिक्षा है वो प्रभावित कम से कम हो, उनकी शिक्षा में कोई भी हर्डल्स यहाँ पर ना हो। तो पोस्ट कोविड शिक्षा हेतु हमें एक नया दृष्टिकोण यहाँ पर अपनाने की आवश्यकता होगी। इस दौरान हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देश के ना कहें हम पूरे विश्व में ही सभी लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कोई डायरेक्ट बेसिस पर है, बाजार बंद है, शॉप्स बंद है, लोगों के काम बंद है, दैनिक वेतन भोगी परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। और इन्हीं के बीच में एक वर्ग आता है छात्र वर्ग, वह भी इस महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और इस दौरान देशों में या हम कहें हमारे यहाँ पर भी लॉकडाउन लगा हुआ है। और हम यदि बात करें पिछले साल से ही, लास्ट ईयर से भी स्कूल प्रॉपरली यहाँ पर नहीं चल पा रहे हैं, कक्षाएं जो हैं प्रॉपरली नहीं लग पा रही, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनका मानसिक शारीरिक जो स्तर है वो कम हुआ है, उतने तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है जैसा कि हम यदि हम किसी कक्षा में पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तब बच्चों का हो पाता है। तो इसके लिए हमें क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, इस बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। तो यदि हम वीडियो में बात करें तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि अभी जो कोविड-19 संक्रमण की जो पहली लहर आई, फिर दूसरी जो वेव आई अभी जो चल रही है, उसकी वजह से पूरे देश के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी शिक्षा प्रभावित हुई। चाहे वह हम कहें हाई स्कूल के बच्चे हों, हाई सेकेंडरी के बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, या कॉलेज लेवल के भी स्टूडेंट्स हों, सभी कहीं ना कहीं रूप से प्रभावित हैं। उनकी कक्षाएं प्रॉपरली नहीं हुई हैं, एग्ज़ाम्स नहीं हुए। तो इस तरीके की चीज़ों ने बच्चों के मन में, छात्रों के मन में कई नकारात्मक भाव भी यहाँ पर पैदा करी है। तो उन्होंने ये कई तरीके से अफेक्ट हुए हैं। यदि हम मेन कंसर्न की बात कर लें कि आखिर कंसर्न क्या, हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी नए दृष्टिकोण की, तो सबसे पहले क्योंकि पिछले दिनों से हम कह सकते हैं पिछले 1 साल से लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है प्रॉपरली पूरी तरीके से, ठीक है, बच्चों की यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, तो इस वजह से जो ऑनलाइन शिक्षा है उसकी उपलब्धता यहाँ पर बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि क्या ये जो शिक्षा है ये सभी छात्रों तक समान रूप से पहुँच पा रही है या नहीं। इससे पहले जो हमारे देश की जो शिक्षा नीति थी या जो हम शिक्षा थी, वो जिसमें ऑनलाइन जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी, उसे हम एक ऑप्शनल के तौर पर रख रहे थे, एक वैकल्पिक साधन के रूप में था। हाँ, कभी कभार ऑनलाइन शिक्षा हो जाती थी, या जो एस्पिरेंट्स हैं नए वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे एग्जामिनेशंस को लेकर। लेकिन जो कन्वेंशनल जो हमारे यहाँ पर टेक्निक थी तो वो थी कि सामाजिक रूप से या भौतिक रूप से छात्रों का स्कूल में जाना। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ऑनलाइन शिक्षा है ये दूर दराज के क्षेत्रों में भी नहीं पहुंच पा रही। और इस प्रणाली के कारण क्या हुआ है कि नेट की हम कह सकते हैं ऑनलाइन ये सुविधाएं हमारे क्षेत्रों में पूर्ण रूप से यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जिससे कि छात्रों का, स्टूडेंट्स का जो एक वर्ग है वह पूर्ण रूप से शिक्षा से अछूता रह गया है पिछले 1-1.5 साल के दौरान। यदि हम ई शिक्षा की बात कर लें तो बेसिकली जो ई शिक्षा है वह कहाँ पर उपलब्ध हो पा रही है, इसे हम कह सकते हैं कि यह एक उच्च और मध्यम वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रूप में ये उभर कर आई है, क्योंकि उन तक नेटवर्क की उपलब्धता आसानी से हो जा रही है। लेकिन जो व्यक्ति निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं और जो BPL कार्ड वाले हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये एक बहुत बाधा सिद्ध यहाँ पर हो रही है, क्योंकि नेट भी हमें लेना पड़ रहा है या हम इकोनॉमिकली वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा सकते, एंड्रॉयड मोबाइल अफोर्ड नहीं करवा सकते। तो इस वजह से ये एक वर्ग यहाँ पर अछूता रह गया है। यदि हम इसके दीर्घकालिक इसकी निर्भरता की बात करें, लॉन्ग टर्म इसके एक्सपोजर की बात करें, तो यदि हम देखते हैं कि अब चूँकि पिछले साल से जो है ऑनलाइन यहाँ पर जो बच्चों का यहाँ जो ऑनलाइन टाइम है यहाँ पर वो बढ़ा हुआ है,
मीन्स बच्चे जो हैं स्क्रीन के सामने बैठकर ही क्या कर रहे हैं, अपनी क्लासेस ले रहे हैं, जिससे कि उनकी जो हम कह सकते हैं आँखों पर भी कई तरीके के प्रभाव पड़ रहे हैं, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये भी एक दीर्घकालिक इसका हम कह सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ हानिकारक ये सिद्ध हुआ है, हानि हम इसको कह सकते हैं। साथ ही साथ अब चूंकि हम क्लास में भौतिक रूप से प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, फिजिकली हम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो सोचने समझने की जो क्षमता भी है वो स्टूडेंट्स की, युवाओं की यहाँ पर कम हो रही है, जिसमें उसके डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, बाधा उत्पन्न हो रही है। चूँकि यदि हम घर बैठकर क्लास कर रहे हैं तो यदि सामने से हमारे पास कोई क्वेश्चन भी आ रहा है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि गूगल से सर्च किया और आंसर दे दिया। तो यहाँ पर अपनी सोचने समझने की क्षमता यहाँ से निष्क्रिय होती जा रही है, हम कह सकते हैं कम होती जा रही, ठीक है। वही हम एनालिटिकल थिंकिंग की बात करें, ठीक है ना, तो ये एनालिटिकल थिंकिंग भी यहाँ पर बच्चों की क्या होती जा रही, स्टूडेंट्स की कम होती जा रही है, उनमें सीखने की क्षमता भी कम होती जा रही है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चे गूगल से कोई भी आंसर दिया, लिखा और वो पहुंचा दिया अपने टीचर्स तक, तो वो अपने सोचने समझने की जो क्षमता है, बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो यहाँ पर कम होता हुआ देखा जा रहा है, ठीक है। तो वहीं दूसरी बात करें हम कि खुद से तो बच्चे सोच नहीं पा रहे हैं, साथ ही साथ वो क्या है कि अब आइसोलेट हो चुके हैं, सामाजिक रूप से भी वो पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप स्कूल जाएंगे तो कई बच्चों के साथ रहेंगे, कई जाति धर्म के विषय में भी जानने समझने का वहाँ पर बच्चों को मौका मिलेगा। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जो बच्चे आइसोलेट हो रखे हैं उनमें अजीब प्रकार की भावनाएं यहाँ पर विकसित, हम कह सकते हैं नकारात्मक भावनाएं यहाँ पर विकसित हो रही, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर देखा जा सकता है। अब चूंकि घर पर ही बैठना है, लॉकडाउन में है, आइसोलेट है, तो जो शारीरिक उनकी गतिविधियां हैं वो पूर्ण रूप से यहाँ पर कैसी हो गई हैं, समाप्त होती जा रही हैं, जिससे कि उनका हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है, वो भी यहाँ पर कमज़ोर होता देखा जा रहा है। यदि हम कुछ यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात करें, अब चूंकि परेशानी है तो सॉल्यूशंस भी होंगे, तो सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का डेवलप करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक हम इस सिचुएशन में नहीं थी पूरी भारत की आबादी की हम बच्चों को ऑनलाइन सारे बच्चों को प्रोवाइड करवा सके, तो लेकिन अब हमें यहाँ से एक सीख लेनी है कि किस प्रकार से हम इस से आगे चलकर कोई परेशानी इस प्रकार की आ रही तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इस प्रकार से डेवलप करना चाहिए कि जो समाज के सभी वर्ग हैं उसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, ठीक है ना, और ये कंपलसरी कर दिया जाए। और यदि हम बात करें कि नए नए कंटेंट यहाँ पर बच्चों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और उनके पेरेंट्स को यहाँ पर प्रोवाइड करे जाए, ताकि वो खुद भी क्या कर सकें, खुद का सेल्फ एनालिसिस कर सकें। इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स ये अभी बच्चों को दिए जाएं ताकि उनका सेल्फ थिंकिंग डेवलप हो, ठीक है ना। साथ ही साथ वो क्या कर सकें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो सेल्फ रूप से यहाँ पर अपने काम सारे कर सकें, उनका IQ भी डेवलप हो और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसे बहुत ज़्यादा कैसी बनाई जाए, अट्रैक्टिव बनाई जाए, ताकि जो बोरियत है उनकी वो वहाँ से हट जाए, पूर्ण रूप से वो क्लास में क्या हो जाए, प्रेजेंट हो जाए, सिर्फ फिजिकल रूप से वहाँ पर प्रेजेंट ना हो। यदि हम हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार के हमें क्या यहाँ पर नई मूल्यांकन विधि को भी अपनाना चाहिए कि किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाए, उनकी क्षमता पर आधारित हो, उनकी विश्लेषण की क्षमता पर आधारित हो, कैसे व्याख्या कर रहे हैं उसके आधार पर ही हमें यहाँ पर मूल्यांकन करना चाहिए और ऐसे प्रश्नों को देना चाहिए ताकि वो अपना खुद का दिमाग उस क्षेत्र में लगा सकें, ठीक है। पर्सनल वो सुपरविजन भी कर सकें, हर टीचर का यहाँ पर ये काम बनता है कि पर्सनली हर एक बच्चे को वहाँ पर क्या कर सकें, ध्यान दे सकें स्टूडेंट को। साथ ही साथ वो क्या कर सके कि लोकल पर हैं तो जाएं, इस तरीके से मूल्यांकन करें कि कुछ समय बाद उस एरिया में, उस मोहल्ले में जाकर बच्चों को चेक करें कि किस प्रकार से उनका काम हो रहा है, कोई फेस तो नहीं कर रहे हैं प्रॉब्लम्स बच्चे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर काम करने की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ हमें हमारे जो नेट है, इंटरनेट है, उसकी उपलब्धता वो भी बढ़ानी पड़ेगी, तो ये काम हमारी ओर से यहाँ पर किया जा सकता है। यदि हम न्यू एवेल्यूशन सिस्टम की तो बात ही कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि टीकाकरण को भी यहाँ पर बच्चों को बताएं कि प्राथमिकता दें, कि
बच्चे भी कराएं, बच्चे अपने पेरेंट्स को यहाँ पर क्या करें, टीकाकरण को करवाने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूर्ण हो और जो शिक्षा का स्तर है स्कूल फिर से लगना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से हमें काम करने की आवश्यकता होगी। अब गवर्नमेंट इससे रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं ई लर्निंग से रिलेटेड, तो कई यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, जैसे कि गवर्नमेंट ने ईपीजी पाठशाला को यहाँ पर स्टार्ट किया है। यह ई सामग्री प्रोवाइड करवाती है और ये जो कार्यक्रम है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं हम एक सबसे बड़ा प्रोग्राम की बात करें स्वयं, ठीक है, स्वयं की बात करें तो ये भी एक प्रोग्राम है जो चलाया जा रहा है, जिसमें 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री, साथ ही साथ पीजी तक, स्नातक और स्नातकोत्तर तक के बच्चों के लिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। लगभग यहाँ पर 2769 कोर्स दिए गए और अनुमान यह है कि लगभग 1 करोड़ जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उसमें वो एनरोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो यदि हम स्वयं की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है, ये एक बड़ा अम्ब्रेला यहाँ पर प्रोग्राम है जिसका है कि स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये ध्यान रखना है, हम यहाँ से भी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से भी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं सरकार की इस पहल के द्वारा। वहीं हम बात करें नीट की, तो नीट भी इसका उद्देश्य क्या है, सीखने वालों को उसकी आवश्यकता अनुसार क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना ये लगभग सिखा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा भी कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि स्वयं प्रभा। ये भी स्वयं प्रभा एक ऐसा प्रोग्राम है जो DTH डायरेक्ट टू होम सर्विस है, उससे लगभग 32 जो शिक्षण चैनल हैं उसके माध्यम से स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उनकी मदद यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा एक प्रज्ञाता दिशा निर्देश जो है वो भी यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के आधार पर इसे चलाया है। ये प्रज्ञाता जो है वो किंडरगार्टन, नर्सरी, प्री स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए लगभग कहा जा रहा है इसमें कि डेली आपको 30 मिनट्स स्क्रीन टाइम की सिफारिश ये कर रहा है। यदि हम नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनहांस लर्निंग की बात करें तो इसके माध्यम से भी बेंगलोर का विज्ञान संस्थान के साथ साथ जो IIT है इसके द्वारा भी एक ये परियोजना चलाई जा रही है, जो कि 2003 में स्टार्ट हुई थी और इसका जो उद्देश्य है मेन वो इंजीनियरिंग, विज्ञान और मैनेजमेंट के क्षेत्र में कई वीडियो जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। तो हालांकि सरकार द्वारा कई प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि क्या प्रोग्राम ये चलाए जा रहे हैं, इसके लिए जागरूकता भी हमें फैलानी होगी ताकि बच्चे इससे ज़्यादा क्या हो सकें, लाभप्रद हो सके। आगे अब हमें क्या करने की आवश्यकता है कि जो हमें अब यहाँ से ये पता चलता है कि कोविड-19 के द्वारा कि बहुत सारी असमानताएं अभी हमारी इस शिक्षा प्रणाली में देखी गई हैं। अब यहाँ से हमें एक जो स्टेप है वो फॉरवर्ड लेना चाहिए कि अब यहाँ से हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या हमारी शिक्षा प्रणाली में हम यहाँ से बदलाव कर सकते हैं, किस प्रकार से हम ई लर्निंग जो है वो हम देश के हर एक बड़े से बड़े शहर से लेके छोटे से छोटे गांव के हर एक बच्चे तक किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी प्राइवेट और जो गवर्नमेंट जो भी संस्थाएं हैं, शिक्षा क्षेत्र है, उनमें एक यहाँ पर हम कह सकते हैं सामंजस्य बिठाना होगा ताकि जो विषय वस्तु है वो लोगों तक, बच्चों तक, उनके माता पिता तक, यहाँ तक हम कहें कि टीचर्स तक भी आसानी से पहुंच सके और जो हम कह रहे हैं कि डिजिटल नवाचार हो वो एक उपलब्धि के रूप में यहाँ पर सामने आए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग।